नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। तो हमारी बात चल रही थी उदारवाद के बारे में, और उदारवाद में हमने पढ़ लिया था सकारात्मक उदारवाद और नकारात्मक उदारवाद, यानी जो शास्त्रीय उदारवाद है प्लस कल्याणकारी उदारवाद हमने पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उदारवाद के तीसरे रूप के बारे में, जिसे कहा जाता है नव उदारवाद। नव उदारवाद। अब देखो, नव उदारवाद की बात करें तो किसी भी कंसेप्ट में सबसे पहले हमने यही बात करी थी कि उसका उदय किस कारण से हुआ। तो यहाँ भी बात करेंगे कि नव उदारवाद का उदय क्यों हुआ। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कल्याणकारी उदारवाद के बारे में। तो अब जैसे कल्याणकारी उदारवाद की बात करें, कल्याणकारी उदारवाद, तो कल्याणकारी उदारवाद यानी राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण करना चाहिए। तो कुछ विचारक ऐसे आए जिसमें नाम आता है लॉर्ड एक्टन है और टॉकविले। लॉर्ड एक्टन और टॉकविले। तो इन्होंने ये कहा कि ये स्वतंत्रता और समानता, भाई कल्याणकारी राज्य वो क्या, स्वतंत्रता और समान। स्वतंत्रता तो मूल सिद्धांत है ही उदारवादियों का, और समानता भाई हम कोशिश करेंगे कि गरीबों के कल्याण के लिए भी कार्य करें, यानी समान सबको सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। तो इन्होंने ये कहा, जैसे लॉर्ड एक्टन ने ये कहा कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है, स्वतंत्रता व्यर्थ हो गई है। टॉकविले ने ये कहा कि समानता जब दरवाजे से घुसती है तो स्वतंत्रता खिड़की से या पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है। या गाँव को नहीं है कि मांग तोड़ा पिसा मांगे जगह, बेघरा घुसे आदमी पीछे सु फरार। 22 परिस्थिति है टॉकविले की। टॉकविले ने स्वतंत्रता और समानता में यही संबंध बताया, मांग तोड़ा को और जगो पिसा देवाड़ो भी को। तो अब ये हो गई कि दोनों विरोधी विचारधारा हैं। तो कल्याणकारी उदारवाद तो दोनों को लेकर चल रहा था। तो कहीं ना कहीं फिर एक फ्रेडरिक हैग आए, F.A. जिन्होंने एक नया विचार दिया, फ्रेडरिक हैग, कि ये जो कल्याणकारी उदारवाद के नाम पर आप जो कार्य कर रहे हो, इन्होंने ये माना, जो नव उदारवादी विचारक थे, कि कल्याणकारी के नाम पर राज्य क्या है, व्यक्ति के स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है। अब जहाँ स्वतंत्रता में हस्तक्षेप हो गया, इसका मतलब उदारवाद का कहीं ना कहीं मोटो प्रभावित हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि कल्याणकारी राज्य के नाम पर व्यक्ति के कार्यों में राज्य ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। तो इन्होंने ये कहा कि ये जो कल्याणकारी उदारवाद जैसी संकल्पना है आपको त्यागनी होगी, क्योंकि नहीं तो एक समय ऐसा हो जाएगा कि राज्य का जो आर्थिक ढांचा है वो बिगड़ जाएगा। और इनकी बात कहीं ना कहीं सत्य भी साबित हुई। जैसे ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में क्या हुआ, 1979, उसमें प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर। तो इसलिए देखो थैचरवाद भी इसका नाम पड़ा, थैचरवाद। तो इन्होंने ये कहा कि भाई हम भी ये जो कल्याणकारी राज्य वाली अवधारणा है ये त्याग रहे हैं। अभी ज़्यादा राज्य कल्याण करेगा तो कहीं ना कहीं समस्या आएगी, भाई राज्य कितना करेगा। अब कल्याण के नाम पर आप ये देखो कि अब मान लो गाँव में ये हालत हो गई कि मजदूर नहीं मिलते। भाई किसी को कहो तो बोला गया क्यों मजदूरी पे क्यों जाएं, नरेगा के ऊपर जाएगा आराम से, वहाँ 2 तगारी नाके डालेगा और पैसे मिल जाएंगे उसको, तो वो क्यों कहीं जाकर मेहनत करे। यानी कहीं ना कहीं वो लोगों को कल्याणकारी राज्य ने परिश्रम से विमुख कर दिया है। बैंकों से लोन लो, गवर्नमेंट आएगी कहीं ना कहीं ऐसी वो निकालेगी योजनाएं कि लोन इनका माफ़ कर दो, खाओ पियो मौज करो। तो फ्रेडरिक हैग ने कहा ऐसा करते करते तो आपकी अर्थव्यवस्था है वो ध्वस्त हो जाएगी। तो फ्रेडरिक हैग ने एक तो ये बताया कि ये जो विचार है वो आपको क्या है, त्यागना पड़ेगा। दूसरी चीज इन्होंने ये कहा कि ये जो केंद्रीकरण है अर्थव्यवस्था का, इसका विरोध किया इन्होंने। केंद्रीकरण का क्या किया, विरोध किया। और इनकी एक बुक आती है द रोड टू सर्फडम, द रोड टू सर्फडम, यानी ये ऐसा मार्ग है जो आपको कहाँ ले जाएगा, सर्वाधिकारवाद की तरफ। यानी दासता का मार्ग है ये भी, जो आप लोक कल्याण के नाम पर ये जो कैंपेन चला रहे हो, ये सब कहाँ ले जाएगा आपको, दासता के। जैसे गांव में देखते नहीं हो, जो हर्षवर्धन वगैरह वो कहते हैं कि गांव में लोग वहाँ गट्टे पे बैठे रहते हैं, ताश आजा तेरे को गद्दा बनाता हूँ। तो गद्दा
इसको क्या बनाएगा, तो खुद बन रहा है मूर्ख, कि बैठे बैठे टाइम पास करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उदारवाद ने, ये जो कल्याणकारी उदारवाद ने ये परिस्थितियाँ पैदा कर दी। खाने को गवर्नमेंट दे रही है 2 रुपये किलो अनाज, कहाँ दिक्कत आ रही है, रोटी सब्जी का जुगाड़ हो ही गया, थोड़े बहुत पैसे चाहिए नरेगा में चला गया, काम क्यों करेगा व्यक्ति, यानी परिश्रम से विमुख हो रहा है। तो इन्होंने ये कहा कि जितनी भी अभी तक सृष्टि बनी है वो प्रतिस्पर्धा से बनी है। भाई आज जो 400 साल पहले आज का देखें विकास, तो किस कारण से बनी है, लोगों में ये भावना रही कुछ अच्छा खोजे, प्रतिस्पर्धा रही लोगों में, मैं इससे आगे जाऊँ उससे आगे जाऊँ। ऐसी परिस्थितियाँ होती तो आदमी सोया रहता है, क्या करना है, कल भी उठ के खाना है, खाना खाएंगे, आराम से गवर्नमेंट दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो ऐसी व्यवस्था थी ना कल्याणकारी, वो सारी पतन में हो गई। जैसे साम्यवाद भी कल्याणकारी जो समाज, जो रूस की बात करें, सोवियत संघ की जितनी भी ये विचारधाराएं थी, ये सब पतन हो गई। तो इन्होंने कहा इसको क्या है आप छोड़ो। तो एक तो चीज़ हो गई कि इन्होंने स्वतंत्रता और समानता दोनों का विरोध किया, स्वतंत्रता व समानता विरोधी। दूसरी चीज इन्होंने ये कहा था कल्याणकारी उदारवादियों ने कि जो पूंजीवाद है, पूंजीपति है, उनके, भाई कल्याणकारी उदारवाद ये पूंजीपतियों का समर्थन कर रहा था, उदारवाद तो पूंजीपतियों का समर्थन करता ही है। तो इन्होंने ये कहा इनके ऊपर टैक्स लगाया जाना चाहिए। तो फ्रेडरिक हैग ने ये कहा कि भाई इनके ऊपर टैक्स लगाकर आप इसको तो दंडित कर रहे हो। भाई एक ये गांव में बैठा आदमी ये तो मजे कर रहा है, किसकी बदौलत, इसके टैक्सों की वजह से। वही परिश्रम से विमुख वो इसीलिए तो हो रहा है कि उसको पता है कि भाई गवर्नमेंट अपने आप ही काम करेगी, इससे टैक्स लेगी मेरे को देगी। कोई ना, भाई गवर्नमेंट अपनी तरफ से थोड़ी देती है पैसे, तो कहीं से लेकर कहीं को देती है। यानी इन्होंने ये कहा कि भाई आप इसके ऊपर तो दंड लगा रहे हो, फिर इसने अपनी योग्यता से ये अर्जित किया है, और योग्यता से जो अर्जित किया है आप उसके ऊपर दंड लगाकर उसका कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर रहे हो, उसको हतोत्साहित कर रहे हो। तो ये कहा इन्होंने फ्रेडरिक हैग ने कि ये जो प्रगतिशील करारोपण है इसका विरोध किया था, कि प्रगतिशील व्यक्ति के ऊपर कर लगा दो, प्रगतिशील करारोपण का विरोध। एक ये हो गया केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब एकाधिकार का विरोध, आप ये समझ लो एकाधिकार का विरोध, कि राज्य जो अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार कर रहा है उसका विरोध, कि ये सारी चीजें हैं वो एकदम केंद्रीकरण नहीं होनी चाहिए। फिर इन्होंने ये कहा कि जो सामाजिक न्याय जैसी विचारधारा चल रही है, सामाजिक न्याय ये निरर्थक विचारधारा, कोई मतलब नहीं है। सामाजिक न्याय की विचारधारा एकदम से क्या है, मर्ग मरीचिका के समान है। मर्ग मरीचिका की संज्ञा दी थी सामाजिक न्याय को। सामाजिक न्याय को क्या कहा इन्होंने, जैसे वो रोड के ऊपर नहीं दिखाई देता पानी, बस वही है मर्ग मरीचिका, कि दिखाई देता है लेकिन ये वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि देखो समाज, इन्होंने ये कहा कि समाज या जो राज्य के संसाधन है वो सीमित है। अब सीमित है, राज्य कल्याणकारी कार्य करेगा तो किसके नाम से करेगा, नौकरशाही करेगी, तो नौकरशाही की खूब नौकरशाही बड़ी हो जाएगी, यानी नौकरशाही का क्या होगा, विस्तार। नौकरशाही अपनी मनमानी शुरू कर देगी। भाई राज्य कल्याण किसके माध्यम से करेगा, नौकरशाही के माध्यम से, और नौकरशाही के माध्यम से कल्याण करेगा तो फायदा जो गरीब तबका है उसको ना होकर किसको होगा, मध्यम वर्ग को। जैसे 2 रुपये किलो अनाज मान लो, या बिजली की सब्सिडी है। अब कई किसान ऐसे हैं जिनकी एक फसल की इनकम है जैसे 20 लाख, जैसे हमारी तरफ के गाँव के देखें तो 20-20 लाख इनकम एक साल में उन्होंने प्याज से मान लो कमाया है। अब वो सारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, 2 रुपये किलो वाला अनाज भी ले रहे हैं, और कृषि जो भी उतनी सब्सिडी जो भी मिल रही है आपको, चाहे यूरिया के ऊपर हो चाहे बिजली के ऊपर हो, सब सारी उनको सुविधाएं मिल रही है। तो फ्रेडरिक हैग ने ये कहा कि भाई जो वास्तव में जो किसान है, भाई जो वर्षा वाली फसल के ऊपर निर्भर है, उसके इतनी 2-4 बीघा खेती है, उसके कोई और गुजारा साधन है नहीं। यहाँ तो जिनके सबके पास बोलेरो, पिकअप, 50-10 तरह के साधन खड़े हैं, वो फायदा ले रहे हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जो आप ये सिस्टम बना रहे हो, भाई ये इन्होंने एकदम से विरोध भी नहीं किया कल्याणकारी, लेकिन कोई जो गरीब तबका है उसके तक तो पहुँचे, यानी फायदा तो आप उठा रहे हो, मध्यम वर्ग इसका क्या है, फायदा उठा रहा है। ये फॉर एग्जाम्पल है जैसे किसानों वाला। तो इन्होंने ये कहा कि समाज के संसाधन है सीमित मात्रा में है, तो बांटने की अब शक्ति किसके पास है, नौकरशाही के पास, क्योंकि भाई कल्याणकारी राज्य में तो यही रहेगा। तो
नौकरशाही क्या करेगी, नौकरशाही के ऊपर प्रेशर ग्रुप्स आएंगे कि दबाव समूह आएंगे अलग अलग। दबाव समूह क्या है, उन संसाधनों में से जो जितना ज़्यादा प्रभावशाली ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा अधिकार ले जाएगा संसाधनों में से, या छीन लेगा नौकरशाही से मिली भगत करके। तो कहीं ना कहीं जो संसाधन है वो अयोग्य लोगों के हाथ में चले जाएंगे, जिससे नुकसान किसका होना है, समाज का ही होना है। फिर इन्होंने ये कहा कि ये जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हो, सामाजिक न्याय से क्या है, जो समाज के संसाधन है या राज्य के संसाधन है वो अयोग्य लोगों के हाथ में चले जाएंगे। तो योग्य लोगों, भाई योग्य लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बुरा या उनका पतन या उनका डिमोटिवेट होंगे। यानी एक तरह से ये आरक्षण का भी क्या है, विरोध करते हैं। फ्रेडरिक हैक महोदय आरक्षण का विरोध करते हैं। जैसे टीना डाबी है, आईएएस टॉपर है टीना डाबी। अब उनके पिताजी भी कह रहे हैं कि आईएएस है, तो भाई उनको कहाँ जरूरत पड़ी आरक्षण की, भाई आरक्षण की जरूरत कहाँ पड़ी। आरक्षण की जरूरत तो उनको पड़नी चाहिए जो एक गरीब निचला तबका है, जो आज भी क्या है उभर नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं इनका देखो विरोधाभास तो हो ही गया। अब समाज का आरक्षण का फायदा कौन उठा रहा है, जो संपन्न वर्ग है वो उठा रहा है, जिसको जरूरत ही नहीं था एक्चुअल में। तो संसाधनों का फायदा कौन उठा रहा है, ये उठा रहे हैं। तो इन्होंने ये कहा कि ये भी आरक्षण का क्या है, विरोध करता है सीधे सीधे कि भाई इनसे योग्य लोगों का क्या है, एक तरह से मोटिवेट होते हैं, राज्य का नुकसान होना है। जैसे -15 नंबर वाला फिजिक्स का लेक्चरर बन जाता है। अब फिजिक्स का लेक्चरर बन गया माइनस नंबर वाला, तो कहाँ राज्य का उत्थान कर देगा। बात भी आती है, बोला उसको नोटिस दिया गया था एक बार लेक्चरर को, कोई माइनस नंबर वाली सेलेक्ट हो गई थी, नोटिस दिया गया था शिक्षा महोदय ने। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे खुद के माइनस में नंबर आए तो मेरे को नोटिस, ये तो सरकार की गलती है, राज्य की गलती है जिन्होंने मेरे को नौकरी के ऊपर रखा है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तो कहीं ना कहीं पतन किसका होना है, समाज का ही होना है। ये इन्होंने क्या है सारे विचार दिए थे। अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे और भी विचारक हैं, रॉबर्ट नोजिक है, इनको स्वेच्छातंत्रवादी भी विचारक भी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि कल्याणकारी के नाम पर राज्य ज़्यादा हस्तक्षेप करता है, तो स्वेच्छातंत्रवाद का भी इसको कहा जाता है, स्वेच्छातंत्रवाद। सौ की इच्छा, स्वयं की इच्छा, यानी एक तो हो गया है एक नोजिक, एक आइजिया बर्लिन और एक फ्रीडमैन। मैन के बाल, नाक और ये हेयर, ये सारे विचारक स्वेच्छातंत्रवादी हैं, नवोदारवादी विचारक हैं। अब जैसे नोजिक की बात करें तो नोजिक ने भी ये कहा कि राज्य को कम से कम कार्य, न्यूनतम राज्य, प्रहरी राज्य का ही काम करना चाहिए, बाकी राज्य को कोई मतलब नहीं। अब लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ी जो विचारधारा है वो जो शास्त्रीय उदारवादी वाली विचारधारा भी ले आए थे। कैसे, शास्त्रीय उदारवाद की, जैसे रॉबर्ट नोजिक है वो सीमित राज्य का समर्थन करता है, न्यूनतम राज्य का, तो ये भी शास्त्रीय उदारवाद कहता है। फिर उन्होंने व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा बल दिया, या निजी संपत्ति का समर्थन है वो लोग भी करता है, इन्होंने भी किया, रॉबर्ट नोजिक वगैरह ने निजी संपत्ति का समर्थन। लेकिन इन्होंने कुछ क्या है चेंजमेंट कर दिया, भाई व्यक्ति की स्वतंत्रता तो रही रही। जैसे इन्होंने एक सिद्धांत दिया रॉबर्ट नोजिक ने, हकदारी का सिद्धांत। इनकी बुक भी आती है अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, रॉबर्ट नोजिक की अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। इन्हें अर्ध अराजकतावादी विचारक भी कहा जाता है, अर्ध अराजकतावादी। स्वेच्छातंत्र में भी अर्ध अराजकतावादी विचारक भी कहा जाता है। तो अब इन्होंने क्या कहा, हकदारी के सिद्धांत पे इन्होंने कुछ नियम बताए कि भाई व्यक्ति निजी संपत्ति का समर्थन इन्होंने भी किया। कैसे कि उचित, जैसे 3 प्रकार से बताया कि उचित अधिग्रहण, उचित या न्यायपूर्ण, जो न्यायपूर्ण अभिग्रहण का सिद्धांत या अधिग्रहण का सिद्धांत, उचित या न्यायपूर्ण। दूसरा है उचित या न्यायपूर्ण स्थानांतरण का सिद्धांत, स्थानांतरण का सिद्धांत। और तीसरा है उचित या न्यायपूर्ण परिष्कार का सिद्धांत। कैसे
कि भाई व्यक्ति ने कोई अपनी योग्यता से कोई संपत्ति अर्जित करी है तो उसका स्वामी कौन हो गया, व्यक्ति खुद हो गया, उसने अपनी योग्यता से अर्जित करी। यही लोग वगैरह करते थे निजी संपत्ति का समर्थन, कि व्यक्ति ने जो अर्जित किया वो उसका है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। फिर दूसरी चीज़ यहाँ ये कहते हैं कि स्थानांतरण का सिद्धांत, उचित स्थानांतरण का, तो मतलब कि वो अगर स्वेच्छा से सहमति दे दे तो भाई राज्य के भलाई के लिए या समाज की या किसी अन्य की भलाई के लिए उनको क्या स्थानांतरित किया जा सकता है उसकी संपत्ति को। या तीसरा है परिष्कार का सिद्धांत, किसी ने अन्यायपूर्ण तरीके से ग्रहण कर लिया है, जैसे ये पीएनबी हाउस घोटाले वाला है ना, नीरव मोदी है क्या नाम है, वो भाग गया पैसे लेकर, तो अब उसका परिष्कार तो होना ही होना है, उससे जो भी चीज़ उसने जो घोटाला किया सब लिया जाएगा वापस। तो कहीं ना कहीं परिष्कार का सिद्धांत भी लागू ये होते हैं, लेकिन इनके ऊपर एक वजह से रोक लगाई जा सकती है। इन तीनों के ऊपर इन्होंने ये कहा कि एक चीज़ से रोक लगाई जा सकती है कि जैसे मान लो रेगिस्तान में कहीं एक ही जल का स्रोत है, उसके ऊपर एक व्यक्ति अधिकार कर ले कि भाई ये मेरा है, तो वो क्या है, अन्यायपूर्ण है, उसके लिए रोक लगाई जा सकती है। तो ये विचार है किसके, नोजिक के। तो नोजिक ने भी ये कहा, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा सुधार कर दिया था। इन्होंने भी राज्य को वही बताया जो कल्याणकारी, जो पारंपरिक उदारवाद वाले बताते हैं। फिर फ्रीडमैन की बात करें, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम इनकी बुक आती है, इन्होंने भी ये कहा कि व्यक्ति स्वतंत्र है। जैसे मान लो एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाना चाहता है तो मालिक का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, उसको अगर अच्छी सैलरी मिल रही है तो वो जा सकता है। यानी इन्होंने ये कहा कि जो स्वतंत्रता है वो पूंजीवादी समाज में ही मिल सकती है, बाकी और कहीं नहीं मिल सकती। पूंजीवाद का इन्होंने पुरजोर समर्थन किया, और पूंजीवाद का ही समर्थन कौन करता है, ये जो कल्याणकारी उदारवाद वाले, ये सारे पूंजीवाद का ही समर्थन करते हैं, शास्त्रीय उदारवाद वाले, जो परंपरागत उदारवाद वाले। तो अब दोनों चीज़ें हो गई। फिर इन्होंने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता, इस सब फ्रीडमैन ने। फिर आइजिया बर्लिन की बात करें तो इन्होंने कहा कि भाई मान लो कोई पक्षी है वो उड़ नहीं सकता, ये फेमस कथन है, कोई पक्षी उड़ नहीं सकता, या कोई मछली है वो तैर नहीं सकती, या कोई व्यक्ति है कुछ कर नहीं पा रहा तो उसके लिए राज्य को दोष नहीं दे सकता, है ना। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को कोई नौकरी नहीं मिल रही तो वो राज्य को दोष देगा कि भाई राज्य इसके लिए गुलाम जिम्मेदार है, तो वो क्या बात है, सही नहीं है। तो ये सारे जो विचार हैं वो किससे संबंधित है, नव उदारवादियों से संबंधित है। अब सिद्धांत है नव उदारवाद का भी दूसरा रूप आएगा तो समुदायवाद आया, तो समुदायवाद तो अलग वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन ये उदारवादी विचारधारा ऐसी रही कि इसने सारी विचारधाराओं का क्या कर दिया, पतन कर दिया, और विश्व में सर्वसर्वा बन गई थी। क्योंकि साम्यवाद का पतन हो ही गया था सोवियत संघ के विघटन के साथ ही, नाजीवाद, फांसीवाद, ये सारी विचारधाराएं हैं, ये सब का क्या है, धीरे धीरे पतन हो गया, लेकिन उदारवादी विचारधारा वैसे ही चलती रही। तो बड़ी इंपॉर्टेंट विचारधारा है। 3 वीडियो देखे हमने। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें, और चैनल के ऊपर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।